तो अभी हम मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी पढ़ेंगे, वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने लास्ट तक पढ़ा है। एक चैप्टर रहता है लेकिन वो इजी है, वो उसी टाइम पढ़ेंगे जिस टाइम आपका पेपर होगा। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ख़त्म करके अब हम मिडवाइफरी और जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी है उसके जो टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट 2 यूनिट्स है वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फर्स्ट इज मैटरनल मोटिलिटी क्या होती है। मैटरनल मोटिलिटी मीन्स अगर किसी मैटरनल डेथ हो जाती है विद इन 40 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या 40 days विद इन आफ्टर डिलीवरी अगर डेथ हुई है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोटिलिटी। मैटरनल मोटिलिटी के काजेज जो है वो डायरेक्ट काज भी है और इनडायरेक्ट काज भी है। डायरेक्ट मीन्स कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई है प्रेगनेंसी या लेबर या परप्यूरम पीरियड में। इनडायरेक्ट मीन्स अगर किसी मैटरनल कोई प्रॉब्लम थी पहले से ही, जो मदर है उसको पहले से ही प्रॉब्लम थी, तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्चूसस मीनस कि जो कोई अदर काज मीनस जिसको हम iatrogenic भी बोलते हैं कि अदर काज भी हो सकता है मैटरनल डेथ का। डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डेथ हो जाती है जैसे लेबर में या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या इनडायरेक्ट मीनस कहीं पर एग्जिस्टिंग डिजीज होती है। नेक्स्ट आता है लेट मैटरनल डेथ। लेट मैटरनल डेथ मीनस 42 days के बाद जो डेथ होती है मदर की, जो जिसकी डिलीवरी हुई होती है, अगर उसकी 40 days के बाद डेथ हुई लेकिन 1 साल से पहले, 40 days से के बाद लेकिन 1 साल से पहले उसकी डेथ हुई, दैट इज कॉल्ड लेट मैटरनल डेथ। मैटरनल मोटिलिटी रेट जो है ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स फ्रॉम प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या पेरिफेरल कॉजेज इन ए ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आप याद रखना कि मैटरनल मोटिलिटी रेट कैसे पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मैटरनल मोटिलिटी यही है कि एक तो हेमरेज होता है, इन्फेक्शन होता है, इक्लेम्शिया की वजह से, या ऑब्स्टेट्रिक लेबर हो जाता है उसकी वजह से भी मैटरनल मोटिलिटी हो जाती है। ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज टॉक्सीमिया है, या हेमरेज है, या हाई ब्लड प्रेशर है, ऑब्स्टेट्रिकल लेबर है, अनसेफ अबॉर्शंस है। नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉज मीन्स कि जो फीमेल ऑर्गन जो होता है इसके अलावा जो कॉजेज जैसे एनीमिया भी हो सकता है, या कोई एसोसिएटेड डिजीज है, किसी मैटरनल प्रॉब्लम है जैसे कार्डियक या रेनल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी मैटरनल डेथ हो सकती है। दैट आर नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज। सोशल कॉजेज जैसे एज, क्योंकि अर्ली टीनेज प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए, लेट प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। टू क्लोज प्रेगनेंसीज मीन्स गैप अच्छी नहीं रही है, दो बर्थ्स के बीच में या दो डिलीवरीज के बीच में गैप अच्छी नहीं रही है। फैमिली साइज पे भी डिपेंड करता है, जितनी पोवर्टी ज़्यादा हो उतना सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, उतना हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। और ये और भी कुछ कॉजेज है, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से। तो ये कॉजेज आप इसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव सोशल मेयर्स कि हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेयर्स लेंगे जिससे हम मैटरनल डेथ को रोक सकते हैं। फर्स्ट इज अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जितना हो सके कि प्रेगनेंसी को अर्ली रजिस्टर करना है, क्योंकि जितनी जल्दी प्रेगनेंसी रजिस्टर हो जाएगी उतना ANC चेकअप उसके अच्छे हो जाएंगे, उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा। और चाहे आंगनवाड़ी या बाकी जो टेटनस वैक्सीन होता है जो प्रेग्नेंट लेडी का होता है, या ANC चेकअप, ये वेट होता है, एज भी होता है, जितना अर्ली रजिस्ट्रेशन हम करेंगे उतना जल्दी उतना उसकी केयर अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इज 3 एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंटेशन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो इससे भी हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। और कई वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज भी हम वैक्सीन करते हैं जिसकी वजह से कई डिजीज से वो बच जाते हैं। या ट्रेनर या लोकल लाइज जो होती है, या फीमेल हेल्थ वर्कर्स वो इन्वॉल्व करे इसकी केयर में। मैटरनल प्रेफर करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, ये नहीं कि होम डिलीवरी में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो होम डिलीवरी होती थी, लेकिन आजकल जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैंडेटरी है कि हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रहती है मदर तो या बेबी भी, तो वहाँ पे कम चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पे मैटरनल मोटिलिटी हो सके। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम ले सकते हैं ताकि मैटरनल मोटिलिटी को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीजेस, ये जो मदर होती है
जिसने बर्थ जिसकी डिलीवरी हुई है, तो उसकी कुछ डिसीजेस कौन कौन सी होती है, या अगर उसके नॉर्मल हेल्थ जो है वो डिविएट हो गया है, जो मदर होती है जिसने जिसकी डिलीवरी हुई है, तो अगर उसकी नॉर्मल वैल्यूज से या नॉर्मल वेलबींग नॉर्मल हेल्थ से वो डिविएट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी में जैसे इसके डिजीजेस आते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है किसी को, या डायबिटीज हो सकता है किसी मदर को, हाई ब्लड प्रेशर जिसको इक्लेम्पशिया या प्री इक्लेम्पशिया भी बोलते हैं। डायरेक्ट मैटरनल मॉर्बिडिटी के काजेस क्या क्या है? फर्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज, हेमरेज की वजह से भी मॉर्बिडिटी होती है। प्रीक्लेम्पशिया, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शंस या थ्रोम्बोएम्बोलाइज्म, अनसेफ अबॉर्शन, सिजेरियन सेक्शन और जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, तो ये डायरेक्ट मैटरनल मॉर्बिडिटी, इसकी वजह से डिजीज हो सकती है। इनडायरेक्टली मीन्स प्री एग्जिस्टिंग, अगर उसकी पिछला कोई डिजीज थी, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज था, तो उससे भी मैटरनल मॉर्बिडिटी मीन्स इससे भी इसकी जो हेल्थ है वो डिविएट हो सकती है अपने नॉर्मल पोजीशन से। मेंटल हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। कई बार अगर जो मदर होती है, अगर उसको काफी टाइम तक डिप्रेशन रहा है, तो उसको वो अपनी उसका हेल्थ जो है नॉर्मल लेवल से डिविएट होता है, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज, ये इतना नहीं पढ़ना है ज्यादा, नेक्स्ट इज एमटीपी एक्ट, जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। एमटीपी एक्ट मीन्स कि डिलिबरेटली हम किसी का कंसेप्ट जो है, या जो सर्जिकल मेथड्स हम यूज करेंगे, फीटस को डेवलप होने से पहले ही उसको निकाल देना। कि अगर फीटस वॉर्म में डेवलप होता है, यूट्रस में डेवलप होता है, तो उससे पहले ही उस कंसेप्ट को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार रिस्क होता है, मदर का या चाइल्ड का रिस्क होता है, या कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि जो वहां पे हमें इसके बगैर कोई चारा नहीं होता है। तो इसका मीन्स एमटीपी एक्ट इसीलिए आया है कि कौन कौन से लॉज हमने याद रखने हैं, ये जो हमारे दिमाग में होने चाहिए जब हम किसी का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। फर्स्ट जो एमटीपी एक्ट जो है 1971 में आया था, और एमएनडीए 1972 में हुआ, 1975 में। लीगल एबॉर्शन क्या होता है? लीगल एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है कि ये हम लीगली करते हैं, कि ये टर्मिनेशन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो 25 एमटीपीज उन्होंने की होगी, तब जाके वो माना जाएगा कि वो लीगली अप्रूव्ड है। कि अगर कोई पर्सन जो है एमटीपी करना चाहता है किसी को, उसने इससे पहले 25 एमटीपी करना उसको जरूरी है। उसके बाद अगर 25 एमटीपी की उसकी एक्सपीरियंस है, तभी जाके वो अबॉर्शन कर सकता है। टर्मिनेशन हम एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी इसका एक्ट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उस लॉज को या ध्यान रखना है। तो जेस्टेशनल वीक कब करनी है टर्मिनेशन? फॉर एग्जांपल कि 12 वीक्स में करनी है या 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में करनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो अबॉर्शन जो है, ये हमने जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस होता है स्टेट का, उसको भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये लीगली हम अबॉर्शन किसी का कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेशन का। एमटीपी क्यों जरूरत पड़ता है, कि मेडिकल टर्मिनेशन अब क्यों गिराना पड़ता है कॉन्सेप्टस को? तो इंडिकेशन इसकी, अगर फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से डेंजर हो सकता है मदर को, तो उस टाइम, या मदर को अगर बर्थ, जिस बच्चे को उसको बर्थ करना होता है, तो अगर वो हैंडीकैप्ड हो या माल फॉर्मड हो, मीनस कि वो उसकी माल फॉर्मेशन ऐसी है कि वो नहीं बच सकता है, उस टाइम भी हम एमटीपी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसीज अनमैरिड गर्ल्स में भी, और रिजल्ट ऑफ फेलियर इन स्टरलाइजेशन, की स्टरलाइजेशन में फेलियर हो गया, उस टाइम भी हम एमटीपी कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस है। तो ये एमटीपी कौन कर सकता है, कि जो टर्मिनेट प्रेगनेंसी कौन कर सकता है? एक तो इसकी 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 6 मंथ्स ऑफ हाउस सर्जन रहना चाहिए गायनिकोलॉजी, या एक्सपीरियंस गायनिकोलॉजी में 1 साल की होनी चाहिए। इसने 25 केसेस किए हो तभी जाके एलिजिबल है एमटीपी करने के लिए। तो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? 20 वीक्स पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन ओबीजी, 6 मंथ्स हाउस सर्जन, या एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओबीजी।
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहाँ हम कर सकते हैं? हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं। कंसेंट किससे हमने लेना है? कंसेंट लेना है वुमेन से, ना कि उसके हस्बैंड से। खाली उसी जो जिसका एमटीपी करना है उसी से हमने कंसेंट लेना है। अगर एज जो है 18 साल से कम हो तो उस टाइम हम किसी गार्डियन का कंसेंट ले सकते हैं। अगर इस एक्ट को कोई वायलेट करता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चलता है कि उसने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की है लेकिन वो लीगल क्राइटेरिया मेट नहीं करता है, तो उसको 2 से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है एमटीपी की? कई बार एमटीपी के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कई बार एमटीपी कामयाब नहीं होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट तो या तो सर्विक्स में इंजरी हो सकती है, यूट्रिन परफोरेशन हो सकती है जैसे डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं, हेमरेज, शॉक या थ्रोम्बोसिस हो सकती है। और ये बाकी रिमोट कॉम्प्लिकेशन, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, प्री टर्म लेबर, ये सारा हो सकता है इससे। तो आज हम यही यूनिट डिस्कस किया है हमने यहाँ तक। तो कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विस के बारे पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।